गुड मॉर्निंग क्लास। आइए आज हम लोगों का दो बैलों की कथा चैप्टर का पार्ट 2 स्टार्ट होने जा रहा है। तो हम लोग पढ़ते हैं पार्ट 2 में। पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने हीरा और मोती के विषय में कुछ जानकारियाँ प्राप्त की। आगे की कहानी पार्ट 2 में हम लोग जानेंगे। तो चलिए आइए हम लोग सोचते हैं, देखते हैं कि पार्ट 2 में क्या बताया है हीरा और मोती के माध्यम से। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को लेकर चला। पहली बार ले गया था, वापस आ गए। पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा। दूसरी बार जब लेकर के आया तो अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता, गाड़ी में लेकर के आया। जो बैल गाड़ी होती है ना, उसमें लेकर आया। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा। आप सभी जानते हैं कि वो गया के साथ जाना नहीं चाहता है। खाई में गिराना चाहा, परंतु हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। हीरा सहनशील था, मोती नटखट था। संध्या का समय बार बार उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा। कल की शरारत का मज़ा चखाया, फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दिया। गया ने अपने दोनों बैलों को सब कुछ दिया, लेकिन हीरा और मोती को सूखा भूसा फिर से दिया। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था। झूरी ने फूल की छड़ी से भी नहीं छूता था। उसके टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। झूरी ने कभी अपने बैलों को कभी मारा नहीं था। गया ने उनकी खूब पिटाई की और ऊपर से खाने के लिए सूखा भूसा दिया, तो ये उनके अपमान की बात थी। नांद की तरफ आंखें तक नहीं उठाई। बैलों ने दोनों ने नांद की तरफ, मतलब जिसमें खाना दिया जाता है, चारा दिया जाता है, उसको नांद कहते हैं। इनका पात्र होता है खाने का, तो जिसे नांद कहते हैं, उनकी तरफ आंख भी नहीं उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, परंतु इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव नहीं उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। एक बार गया ने हीरा की नाक पर बहुत मारा तो मोती का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट फूट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो उसने जान ही ले ली थी, अब की बार मार पड़ेगी। पड़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है। दोनों के हाथों में लाठियाँ हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूँ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का ये धर्म नहीं है। हीरा ने कहा, मालिक पर हाथ उठाना हमारी जाति का धर्म नहीं है। पशुओं को भी ये बात पता है, लेकिन गया को ये बात नहीं पता है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा, दोनों को पकड़ कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट नहीं की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए थे कि इस वक्त टाल जाना ही मसलन है। गया को देख करके लगा कि मोती बहुत गुस्से में है, इसलिए उसने मोती को मारा नहीं तो मोती भी पलटकर वार कर देता। मोती की स्थिति को देखकर, मोती के क्रोध को देख करके गया ने उन पर हाथ उठाना उचित नहीं समझा, चुपचाप पकड़कर ले गए। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लेकर निकली
और दोनों मुंह में दे करके चली गई। 2 रोटी एक एक दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख से क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरव की थी, उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ से मारती थी, इसीलिए वह इन बैलों से एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। उस बच्चे के साथ भी वैसा ही व्यवहार होता था जैसा कि हीरा मोती के साथ। उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे आए दिन मारपीट करती थी और बैलों को गया मारता था। ये देखा नहीं जाता था उस बच्चे से। अंदर से आई और दोनों को एक एक रोटी खिलाकर चली गई। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते। रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिलाकर चली जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल भूसा, सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता है हीरा, क्या करना चाहते हो? एक हाथ को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो ये प्यारी लड़की हमें जो रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। ये बेचारी अनाथ हो जाएगी। मोती कहता है, मन करता है इन एक एक उठाकर फेंक दूँ, लेकिन गया ने समझाया कि जानते हो जो बच्ची मुझे रोटियां खिलाकर जाती है ये उसका पिता है, घर का मालिक है वो। अगर इसको पटक दोगे तो ये अनाथ हो जाएगी, इसलिए इस पर हाथ उठाना ठीक नहीं है। क्या करना चाहते हो? एक हाथ को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, तो लेकिन जानते हो प्यारी लड़की उन्हीं की है, तो मालकिन को फेंक दूँ? मोती ने कहा, तो मालिक को न फेंको, मालकिन को फेंक दो, वो तो हमारी बेटी को मारती है रोज डेली। तो ये बेचारी, तो उसने कहा वही तो उस लड़की को मारती है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है। हीरा ने कहा, नहीं नहीं, जानते नहीं हो, औरत जाति पर सींग चलाना मना है, अर्थात पुरुषों को औरतों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। मुंशी प्रेमचंद जी ने ये संदेश इस पंक्ति के माध्यम से हमें देने का प्रयास किया है। तो तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते हो। गया से मोती कहता है कि तुम तो हमको किसी तरह नहीं निकलने देते हो, बताओ तुड़ाकर भाग चले? हाँ, ये मैं स्वीकार करता हूँ, ये सही है। हीरा ने कहा, चलो यहाँ से तोड़ाकर भाग चलते, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका क्या उपाय है? पहले रस्सी को थोड़ा चबा लो, फिर एक झटके में टूट जाएगी। दोनों ने रस्सियों को चबाना शुरू कर दिया। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में आती नहीं थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का दरवाज़ा खुला, वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूँछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए, बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही थी कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। दोनों जब रस्सी को चबाने लगे, इतनी रस्सी मोटी थी कि उनके मुंह में नहीं आ रही थी। इतने में दरवाज़ा खुला, वही छोटी बच्ची निकली, दोनों को सहलाने लगी, दोनों उसका हाथ चाटने लगे। दोनों से कहने लगी, खोल देती हूँ और तुम चले जाओ। आज घर में सलाह हो रही थी कि इनकी नाक में नाथ डाल दी जाए। यहाँ से तुम लोग भाग जाओ, नहीं तो ये लोग मार डालेंगे तुम्हें। अच्छा, उसने गिराव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े थे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, ओ दादा ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। उसी ने खोल दिया। खोलने के बाद अपने बचाव के लिए उसने ये उपाय सोचा। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला, बैलों को पकड़ने चला। दोनों बैल भागे, गया ने पीछा किया और भी तेज भागे। गया ने शोर मचाया, फिर गांव से कुछ आदमियों को साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान नहीं रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यह पता न था। नए नए गाँव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। रास्ता भूल गए, जल्दी जल्दी में इधर उधर हो गया सब। एक अनजाना सा स्थान, एक खेत मिला,
वहाँ पर दोनों खड़े हो गए। हीरा ने कहा, मालूम होता है कि हम रास्ता भूल गए हैं, तुम तो बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। मोती ने कहा, वहीं उसे मार गिराना था? क्यों हम लोग बेतहाशा भागे? अब अपना रास्ता भूल गए, कैसे पहुँचे घर? उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती? वह अपना धर्म छोड़ दे तो क्या हम भी अपना धर्म छोड़ें? हीरा ने कहा, उसे मार गिराते तो लोग क्या कहते? मालिक पर हाथ उठाया, ये हमारा धर्म नहीं है, उसने अपना धर्म छोड़ दिया है, तो क्या मैं भी अपना धर्म छोड़ दूँ? दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चलने लगे। रह रह कर आहट ले लेते कि कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया तो दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि खाई में गिरा दिया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा, मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ जाता है, दोनों किनारे हट गए। दोनों पेट भर मटर खा करके खेलने लगते हैं। अरे ये क्या, कोई सांड दौड़ता चला आ रहा है। इतने में देखा उन लोगों ने कि एक सांड चला आ रहा है, सांड ही है। वह सामने पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। सांड नहीं, पूरा हाथी है, विशाल का शरीर है उसका। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं है, नजर आती है। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है उस सांड की। दोनों उसको देखकर घबराने लगते हैं। कहते हैं, अरे इससे बचना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन भागना भी ठीक नहीं है। दोनों की तरफ सांड भागता हुआ चला आ रहा, जिसकी सूरत बड़ी भयंकर है। मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो बुरे पद से जान नहीं बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती नहीं सुनेगा, भाग क्यों ना चले। ये अपने घमंड में भूला हुआ है, मतलब उसको अपने शरीर का अहंकार है। ऐसा है कि ये विनती नहीं सुनेगा, भागना कायरता है, तो फिर यहीं मरो। बंदा 9 2 11 होता है। मोती ने कहा, तुम यहीं मरो, मैं तो जा रहा हूँ। और जो दौड़ाए तो फिर क्या उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। अगर उसने दौड़ा लिया नहीं तो फिर क्या होगा? उसने कहा, उपाय यही है। हीरा ने समझाया मोती को कि दोनों लोग एक साथ उस पर चोट करें। मैं आगे से इसको रंगेता हूँ, तुम पीछे से रंगे दो। दोहरी मार पड़ेगी, भाग खड़ा होगा, मेरी ओर झपटे तो तुम बगल से उसके पेट में सींग उछेड़ देना। जान जोखिम में जान का दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र का जान हथौड़े पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा नहीं था। दोनों मिलकर उस पर वार करने लगे। इसके पहले सांड के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था कि मित्र संगठित होकर उस पर झगड़ा किए हों। सांड उसी तरह मुड़ा जो तो हीरा ने रंगेता। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिराने पर ये दोनों ही उस्ताद थे, उसे ये अवसर ही नहीं देते थे। एक बार सांड झल्ला कर हीरा का अंत कर देने के लिए चला तो मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे गिरा। हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभो दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा। दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। इस तरह से सांड से दोनों मुकाबला करते हैं, एक आगे से एक पीछे से। अगर सांड हीरा का पीछा करता है तो मोती उसके पेट में सींग भोंक देता है। इस तरह से दोनों ने सांड से डट कर मुकाबला किया, ना कि कायरता दिखाई। यहाँ इन पंक्तियों के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने हमें ये संदेश दिया कि हमें शत्रु को देखकर कभी भागना नहीं चाहिए, उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। मुसीबत में भागना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। जिस प्रकार हीरा और मोती ने सांड के साथ डटकर मुकाबला किया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते हैं। जीत गए। दोनों बड़े खुश हो गए और सांड को बेदम करके गिरा दिया। विजय के नशे में झूलते हैं। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा तो जी चाहता है कि बच्चा को मार डालूं। मोती ने कहा, मेरा मन करता है मैं इसको मार डालूं सांड को। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग नहीं चलाना चाहिए। दूसरा लेसन मिलता है कि हीरा के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने मुझे बताया, हीरा जगह जगह पर धर्म की बात करता है और मोती अधर्म की बात करता है। हीरा ने कहा, नहीं, गिरे हुए बैरी पर कभी भी सींग नहीं चलाना चाहिए। ठीक है, तो आगे देखिए, इसी तरह हम मनुष्य जाति को भी जब व्यक्ति शत्रु गिर जाए तो उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। ये सब ढोंग है, बैरी को ऐसा मानना चाहिए कि फिर न उठे। मोती ने कहा, ये सब क्या फालतू की बात करते हैं आप।
गिरे हुए बैरी पर उसको इतना मारो शत्रु को कि वो दोबारा उठ ही ना पाए। अब घर कैसे पहुँचेंगे ये सोचो, पहले कुछ खा लें तो सोचें। मोती ने कहा पहले खा लें तो सोचें। सामने मटर का खेत तो था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना कर रहा था, उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 घास खाए थे कि 2 आदमी लाठियाँ लिए दौड़ पड़े, दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर ही था, निकल पड़ा। मोती सींचे हुए खेत में था, उसे उसके खुर कीचड़ में जाकर धंस गए। वह भाग नहीं सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा। हीरा चाहता तो भाग जाता क्योंकि वो मेड़ पर ही था, लेकिन मोती को मटर खानी थी। वो खेत में घुस गया। अब उसको दोनों ने पकड़ लिया। मोती भाग नहीं सका क्योंकि खेत में कीचड़ था, उसके पैर धंस गए थे। संकट में था, दोनों को पकड़ लिया गया। तो हीरा भी लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्रों को कांजी हाउस में बंद कर दिया गया। कांजी हाउस पशुओं की जेल होती है और उसमें दोनों पशुओं को प्रातःकाल ले जा करके बंद कर दिया गया। इस तरह से दोनों ही मित्र मुसीबत में फंस जाते हैं। अब इस मुसीबत से कैसे निकलते हैं, इसके लिए उन्हें कितना संघर्ष करना पड़ता है, आगे के वीडियो में हम आपको बताएंगे। धन्यवाद बच्चों।